चलिए, तो आज के इस खास मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी है। स्वागत करना चाहती हूँ बैंक बाजार के चीफ बिजनेस ऑफिसर पंकज बंसल का, और साथ ही मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंडिया के डायरेक्टर फंड रिसर्च कौस्तुभ बेलापुरकर का। आप दोनों का ही स्वागत है इस खास पेशकश में। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के मुद्दे से, जहाँ पर जो तमाम चीज़ें सामने आती हुई दिखाई दे रही है फेस्टिव माहौल को ध्यान में रखते हुए। जो रिपोर्ट्स कह रही हैं पंकज, उसके मुताबिक क्रेडिट कार्ड द्वारा खरीदारी का जो चलन है वो बढ़ा है। अगर आंकड़े देखे जाएं तो अक्टूबर में क्रेडिट कार्ड से हुई खरीदारी में लगभग 17% का इजाफा हुआ है। नवंबर में, क्योंकि हमने अब तक का महीना देखा है, त्योहारी महीना रहा है, तो 11% का इजाफा हुआ है। और इतना ही नहीं, अगर हम तिमाही दर तिमाही देखें तो क्रेडिट कार्ड से जो खर्च है उसमें 34% का इजाफा हुआ है। सितंबर में ही हमने देखा है कि अब तक सिर्फ 80,200 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है केवल क्रेडिट कार्ड से। तो साफ तौर से हम देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड पर एक बार फिर से स्वाइपिंग शुरू हो चुकी है, जोर शोर से शुरू हो चुकी है। जिस समय का इंतजार था, इकोनॉमी के खुलने का इंतजार था, उसका असर कम से कम इन स्पेंडिंग से हम पता लगा सकते हैं। क्या कहेंगे पंकज? बिल्कुल कविता जी, आपका एकदम व्यू सही है। आई थिंक ये एक अच्छा न्यूज़ है सारे कंज्यूमर्स के लिए, भारत के लिए, क्योंकि पिछले लॉकडाउन इतने टाइम से 1.5 साल से पूरा कंट्री एक लॉकडाउन की फाइट चल रहा था। क्रेडिट कार्ड में जो नंबर्स हैं क्लियर दिखा रहा है कि इकोनॉमी इज शेपिंग अप वेल, थोड़ा बढ़ रहा है सारा खर्च। दूसरा चीज़, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेडिट कार्ड के खर्च में, कि एक चीज़ मैं हमेशा से श्रोताओं को हमेशा से बोलता हूँ कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड खर्च करें, इम्पल्स बाइंग पे ना करें। जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वही आप चीज़ें खरीदें, और बिल्कुल बाकायदा टाइमली रिपेमेंट ज़रूर करें क्रेडिट कार्ड का, नहीं तो आपका एक डेट बर्डन बढ़ सकता है और आपका उससे क्रेडिट स्कोर पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके 2 कारण हैं। पहला, अपना ऑफलाइन मार्केट अब खुल गया है। ई-कॉमर्स पे आप देख रहे थे, ग्रोसरीज़ पे स्पेंड्स हो रहे थे, इवन इन लॉकडाउन। बट आफ्टर लॉकडाउन ओपनिंग अब आपका सिनेमा हॉल्स, एयरलाइन, ट्रैवल, अगर आप देखेंगे ट्रैवल का भी, तो बॉम्बे एयरपोर्ट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी आपको उसमें भीड़ नज़र आएगा। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से खरीदारी बढ़ती जा रही है। हम अपने 2 उसमें उसको भागते हैं, एक है डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स, एक होता है नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स। जो नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स है वो तो फिर भी कोविड में चल रहा था, ग्रोसरी का, हॉस्पिटलाइज़ेशन का। लेकिन जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स है, जैसे आपका एंटरटेनमेंट, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट, वो भी अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग गया है क्रेडिट कार्ड में। इसीलिए ये नंबर्स आपको जो दिख रहे हैं काफ़ी एक्साइटिंग है। बट ज 2 चीज़ें इसमें हमेशा से ध्यान रखिएगा, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँ कि अ, अपना जो भी आप स्पेंड करें टाइमली रिपे करें, और कोई भी इम्पल्स बाइंग पे ना जाएँ। पहलू पे ये लेकिन जितना मैं पंकज बाद में आना चाहती हूँ, क्योंकि हमें ये पूरा आधा घंटा इस पर बात करनी है। कौस्तुभ, आपके पास मैं आती हूँ। जिस तरह का कंजम्पशन पैटर्न अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बात तो हम मानेंगे कि लोग इंतजार कर रहे थे कि कब दुकानें खुलेंगी, कब त्योहारी सीजन आएगा और कब हम बाहर निकलेंगे, खर्चा करेंगे। लेकिन ये आपके पूरे, अगर हम फाइनेंशियल बिहेवियर की बात करें तो किस ओर इशारा कर रहा है? आपके पोर्टफोलियो में किस तरह का बैलेंस बनता हुआ या बिगड़ता हुआ इन आंकड़ों से हम देख सकते हैं? जी कविता जी, और जैसे पंकज जी ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि जो स्पेंडिंग हो रही है, वो जो हम बोलते हैं रिवेंज स्पेंडिंग, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोविड की वजह से स्पेंडिंग जो बस ज़रूरी चीज़ों पे हो रही थी, तो अभी जो नीड्स है उनकी तो हो रही थी। अभी जो वांट्स हम बोलते हैं, जो नेसेसरी स्पेंड्स नहीं है, उस पर खर्चा हो रहा है, और काफ़ी जोरों शोरों से हो रहा है। ट्रैवल हो जाए, एंटरटेनमेंट हो जाए, वाइट गुड्स की खरीदी या गाड़ियों की खरीदी, और ये सब हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है बिल्कुल। पर जब हम पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से बात करें तो कुछ चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप सोच के समझ के स्पेंड कीजिएगा। और ये बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन जो हम सबको बताते हैं, जो हमने ऑलवेज सोचा है कि अगर हमें सेविंग करनी हो तो हम पहले सोचते हैं कि हमारी आमदनी, हमारी इनकम कितनी है, और फिर हमारा एक्सपेंस कितना रहेगा। तो इनकम माइनस एक्सपेंस करके हम सेविंग निकालते हैं। अगर एज एन इन्वेस्टर या एज अ सेवर हम ये इक्वेशन थोड़ा बदल दें, हम सोचें कि हमारी आमदनी इतनी है, हमें कितना सेव करना ही करना है, क्योंकि हमें फ्यूचर के लिए सेव करना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए, या घर खरीदना है, बाकी कुछ जो भी स्पेंड करना है उसके लिए हम सेव करना है। तो अगर इनकम माइनस सेविंग, तो हम ये इक्वेशन फ्लिप कर दिया, इनकम माइनस सेविंग, जितने पैसा बचा है आप उतना ही स्पेंड कर सकते हैं। तो ऐसा आप अगर डिसिप्लिन लाएं आपके सोच में, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा।
हम ये नहीं बोल रहे कि आप खर्चा ना कीजिए, अगर आप कमा रहे हैं तो आपको खर्चा ज़रूर आपकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए ही है। पर सोच समझ के ज़रूर कीजिएगा। जो इम्पल्स परचेज़ जो पंकज जी ने वो बोला वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है या ईएमआई स्कीम पे आप सोचते हैं ठीक है, अभी तो मैं खरीद लेता हूँ, पैसा तो बाद में ही देना। ये आपको थोड़ा सोच के कि ये अभी ज़रूरी है कि नहीं, इतनी महँगी चीज़ ज़रूर लेनी है कि नहीं, आपको ये सोचना। तो पहले सेविंग्स के बारे में आप सोचिए, जितना पैसा बचा आपके इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस, और उसके ऊपर फिर आप थोड़ा जो वांट्स हैं उस पे भी खर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो और एक फाइनेंशियल रणनीति को फॉलो करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने आज को, अपने जीवन को अभी एंजॉय नहीं कर सकते, अपने खर्चों पर अभी जो है आप उन्हें नहीं कर पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आप अपने आज को अच्छे से एंजॉय करें। इसीलिए बेहतर है कि आप थोड़ा प्लान तरीके से रणनीति के तहत चलें, ये ज़रूरी है। लेकिन जब बात निकली क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की, हम जब देख रहे हैं कि इस पर स्पेंडिंग बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है अब की बार, तो पंकज अब मुझे ये समझना है कि एक्स्ट्रा चार्जेस जो अक्सर हम क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पे लगते हुए देखते हैं, जो लोग नज़रअंदाज भी कर देते हैं लापरवाही की वजह से या जानकारी नहीं होने की वजह से, उन पर थोड़ा सा फोकस मैं करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कौन कौन से एहतियात है जो आपको बरतने चाहिए जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कविता जी मैं बोलना चाहूँगा कि जब क्रेडिट कार्ड में कुछ फीस लग सकती है आपको, एक होता है लेट पेमेंट फीस। अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते किसी भी क्रेडिट कार्ड का, तो आपको एक लेट पेमेंट फीस लगती है और वो हर महीने की बिलिंग साइकिल में आपको लग के आएगी। तो कभी भी जो ड्यू डेट है उससे 3 या 4 दिन पहले ही, कई बार बैंक्स का कभी भी ट्रांज़ैक्शन नहीं हुआ, तो मेरा हमेशा से कस्टमर्स को यही राय रहता है कि आप पहले 3 या 4 दिन पहले ही पेमेंट कर दें अपना, सो दैट कि पूरा पैसा बैंक को क्रेडिट कार्ड का मिल जाए। उसकी वजह से अगली बिलिंग साइकिल में आपको कोई भी लेट पेमेंट फीस वगैरह ना लगे। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है, हम क्या करते हैं, हम कई बार ₹100 की परचेज़, अगर हमारा बिलिंग है, मिनिमम अमाउंट ड्यू ₹5 है, हम सिर्फ़ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर देते हैं। लेकिन वो जो मिनिमम अमाउंट ड्यू आप पे करते हो, जब आपको इंटरेस्ट लगता है, तो वो पूरा जो नया खरीदी आप करोगे, वो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो लगता है, वो काफ़ी कस्टमर्स के लिए मैं कभी भी उनको ये राय नहीं दूँगा कि वो लोग ये चीज़ पे पेमेंट करें, क्योंकि वो इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। 3 साढ़े 3% एवरेज पर मंथ का अगर आप इंटरेस्ट देखेंगे और हर नई खरीदी में भी लगेगा उसी लेवल पे, तो वो एक चीज़ है जो कस्टमर्स को बच के रहना चाहिए। तीसरा, कभी भी क्रेडिट कार्ड से मेरा एक सजेशन हमेशा से कस्टमर्स के लिए रहेगा कि कभी भी एटीएम से वो पैसा नहीं निकालें, क्योंकि उसमें भी फीस लगती है आपको, एटीएम विथड्रॉल फी जो हम कहते हैं, जो कि कस्टमर्स को चार्ज की जाती है। और बाकी जब आप क्रेडिट कार्ड खरीदे उसमें एक जॉइनिंग फीस रहती है, वो आप ध्यान पे देखिए कि वो जॉइनिंग फीस है कि नहीं है, साल की वेवर है कि लाइफ टाइम फ्री है। उसके हिसाब से वो 4 फीस मोटा-मोटा आज की डेट में उन कस्टमर्स को लग जाती है। अगर आप ये चारों चीज़ों पे गौर करेंगे और आप टाइमली पेमेंट करेंगे, जो भी आपको पेमेंट करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कस्टमर्स को दिक्कत आएगी क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज़ करने में। सिर्फ इसमें एक जानकारी होना ज़रूरी है कस्टमर्स को, अदरवाइज़ यू विल हैव अ वेरी गुड, मतलब क्रेडिट कार्ड का आपका साइकिल एकदम स्मूथली चल सकता है। सिस्टम्स वगैरह सब पंकज, एकदम बैंक। हाँ जी, यहाँ पर मुझे बताएं पंकज, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना चाहिए? बिकॉज ये एक ऐसा टेक्निकल एरिया है जो बहुत सारे लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट ड्यू का मतलब क्या होता है, मिनिमम ड्यू जो आपको पे करने की सहूलियत दी जाती है उसका मतलब क्या होता है, उसको अगर आप मिनिमम ड्यू करते हैं तो आगे चल के कितना आपको भुगतान और करना पड़ता है। ये तमाम टेक्निकल एरियाज हैं जो आपके स्टेटमेंट पर होते हैं, जो समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है ये? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, टोटल अमाउंट ड्यू है, जितना टोटल पैसा आपका ड्यू है क्रेडिट कार्ड पे। तो सपोज मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, ₹100 अगर आपका टोटल अमाउंट ड्यू है, तो ₹100 अगर आप पूरा पे करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। उसके बाद आता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है कि आप एक बेसिक अमाउंट पे कर दीजिए। सपोज 5% आपका टोटल साइकिल का मिनिमम अमाउंट ड्यू देखा जाता है क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में। वो 5% आप पे करते हैं तो आप डिफॉल्टर के उसमें नहीं आते हैं। लेकिन जो 95% है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एज अ कस्टमर। वो 95% ₹95 वो हो गया। उसके अलावा आप कोई भी नई खरीदी अगर करेंगे, तो उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट साइकिल तक, जब तक आप पूरा पेमेंट नहीं करते। तो ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में जो अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा होता है कोई भी लेट पेमेंट फ़ी। अगर आपने पिछला कोई पेमेंट टाइम पे नहीं किया, तो आपको बैंक 600, 700, 500 डिपेंडिंग ऑन द बैंक, वो आपको चार्ज करता है, वो उसमें आपको अलग से पे करना पड़ता है। सो टोटल अमाउंट ड्यू विद योर एनुअल पेमेंट फीस, कोई फीस अगर आपकी बाकी है या आपका लेट पेमेंट फी है, सब मिला के टोटल अमाउंट ड्यू में ये खर्चा आता है।
वो अगर आप पूरा अमाउंट पे करेंगे तो आपका कोई भी खर्चा अगले बार कोई भी आपका आउटस्टैंडिंग नहीं रहता है। तो ये 3 चीज़ें हमको देखनी चाहिए। उसके अलावा आजकल क्रेडिट कार्ड की बिलिंग में आपको रिवॉर्ड पॉइंट दिखते हैं कि आपको टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स कितने हैं, वो आप देख सकते हैं। आपका ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट क्या है? सपोज़ 6 तारीख को वो पैसा उस दिन उस बैंक के अकाउंट में जमा होना चाहिए। अगर ड्यू डेट 6 तारीख की है, तो मैं कस्टमर्स को हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप 1 या 2 तारीख को ही वो पैसा जमा कर दीजिए। उसपे अपना पैसा बचाने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज़ वो पैसा आपको बहुत महँगा पड़ सकता है। सो आप कोशिश करिए 3 या 4 दिन पहले ही वो पैसा बैंक के, कई बार चेक टाइम पे नहीं क्रेडिट हुआ या कोई आरटीजीएस ट्रांज़ैक्शन में प्रॉब्लम हो गई, तो मैं हमेशा से रिकमेंड करूँगा 3 या 6 दिन पहले आप वो पैसा जमा कर दीजिए। उसको कहते हैं ड्यू डेट, जिस दिन आपका वो पैसा ड्यू है उस बैंक को जमा हो जाना चाहिए। तो ये 4 या 5 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है एक बिलिंग साइकिल के लिए। ऑलराइट। क्योंकि हम फाइनेंशियल प्लानिंग की जब बात करते हैं कौस्तुभ, तो क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल और उस पर डिसिप्लिन मेंटेन करना काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी अहमियत रखता है। लेकिन अगर आजकल हम सेविंग्स और खर्च करने के मोड देखें ना, तो वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। खर्च करने की यहाँ पर बात चल रही है कौस्तुभ, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, साथ ही आपके जो मनी वॉलेट्स हैं, ये आपको तमाम ऑप्शन देते हैं कि आप कहीं आपको सहूलियत मिल जाती है बेसिकली खरीदारी करने की, बिल पेमेंट करने की। लेकिन क्या आप ऐसा कोई तरीका हमें सुझा सकते हैं जहां पर हम ये ध्यान में रखें कि हमें अपने ये पर्टिकुलर खर्चा इस माध्यम के जरिए करना चाहिए? क्रेडिट कार्ड का भुगतान हमें किन किन बिल्स के लिए करना चाहिए? अगर आप कोई मनी वॉलेट यूज़ करते हैं तो उसके ज़रिए आपको किन खर्चों को करना चाहिए? इस तरह का कोई थंब रूल है या कोई फॉर्मूला या कोई नुस्खा आप दे सकते हैं? जी कविता, जो आप खर्चे की बात करें तो ये जो भी आपने जो क्रेडिट कार्ड बोले या मनी वॉलेट्स बोले, उनका जो ईज़ ऑफ ट्रांज़ैक्शन होता है वो काफ़ी कन्वीनिएंट होता है कि आपको ना कैश रखना पड़ता है, आप सीमलेसली ट्रांज़ैक्ट कर सकते हैं, तो ये ऑब्वियसली बहुत कन्वीनिएंट होता है। पर जैसे पंकज जी ने बोला, आप जो खर्चे करेंगे उसके थ्रू पहले तो आप ये याद रखिएगा कि आपको उसका पेमेंट करने की क्षमता होनी चाहिए जब ड्यू डेट के पहले, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो आपको काफ़ी भारी इंटरेस्ट लगेगा। तो जो भी ये जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, आपको ये सोच समझ के यही वही खर्चे करने चाहिए जो ज़रूरी हैं, या जो आप पे कर पाएँ बिफोर द ड्यू डेट। ये आई थिंक आपको, आप किसी भी टाइप ऑफ ट्रांज़ैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पेमेंट की क्षमता होनी चाहिए बिफोर ड्यू डेट। आई थिंक वो थंब रूल बहुत ज़रूरी है दिमाग में रखने के लिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी मंत्रा में आज हमारा फोकस कई सारे मुद्दों पर है। क्रेडिट कार्ड के साथ साथ हम कुछ होम लोन पे बात करेंगे और यहाँ पर खासतौर से सीनियर सिटीजन्स कैसे होम लोन ले सकते हैं, उनके लिए किस तरह की खास होम लोन स्कीम्स है, इस पर भी हमारा फोकस है। शुरुआत करना चाहूँगी LIC हाउसिंग की गृह वरिष्ठ स्कीम से। पंकज, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो बारीकियाँ आई हैं इस स्कीम की, अगर उनको हम ध्यान में दें तो यहाँ पर इस गृह वरिष्ठ स्कीम के ये कुल 6 मासिक किश्तें चुकाने से आपको छूट मिल जाती है। सरकारी कर्मचारी और डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम के लाभार्थी जो हैं वो ही इस स्कीम का हिस्सा हो सकते हैं और आपको कुछ किश्तों में छूट भी मिल रही है और साथ ही आपके सिबिल स्कोर अगर अच्छा है तो उसके तहत भी आपको थोड़ी सी लोन में सहूलियत मिल जाती है इस स्कीम के तहत। कुछ बारीकियां मुझे बताइए, कैसे बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए LIC हाउसिंग की गृह वरिष्ठ स्कीम एक अच्छा जरिया है होम लोन लेने का? इसमें कविता जी कैसा है कि जितने भी अपने वरिष्ठ नागरिक, नॉर्मली अगर आप देखेंगे होम लोन में 60 साल तक ही हम लोन का एक टेन्योर लेके चलते हैं। अगर मैं 40 साल का हो गया और मेरे पास 20 साल का लोन लेना है तो कोई भी बैंक मेरे को 60 साल के ऊपर लोन देगा नहीं। लेकिन इन केसेस में अगर आप इस उम्र का देखेंगे तो यहाँ पे लोग 35-60 से भी ऊपर लोग ले सकते हैं लोन। उसमें उनका जो, सपोज करो काफ़ी लोग पेंशन वाले हैं, मोस्टली ये क्या पेंशन वाले लोग रहेंगे या उनका ऑलरेडी कोई इनकम आ रहा है, उनको पता है इनकम उनका चलता रहेगा जब तक वो हैं, तो उसके अगेंस्ट में वो इंश्योरेंस भी लेके रखते हैं। सो LIC आज की डेट में ये चीज़ पूरा करके रखता है कि भाई कोई भी बंदा अगर 60 साल के ऊपर का भी है तो उसको ये पे लोन मिल सकता है, उसमें कोई इशू नहीं, बिकॉज उनका सिर्फ रिपेमेंट के लिए उनका इनकम दिखना चाहिए। वो इनकम उनको वो दूसरे माध्यम से देख सकते हैं। सिर्फ सैलरी एक इनकम का क्राइटेरिया नहीं है, पेंशन भी एक इनकम का क्राइटेरिया है, रेंटल इनकम भी एक इनकम का क्राइटेरिया है, FD का रिटर्न ऑन इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट पे मिलता है FD, वो भी एक क्राइटेरिया। इस वजह से वो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरी बात रही सिबिल की, तो आज की डेट में सिबिल स्कोर पे तो काफ़ी बैंक्स ने, HDFC लिमिटेड ने आपके स्कोर के बेसिस पे आपका इंटरेस्ट रेट्स धारण कर रखा है एक होम लोन में।
तो आज की डेट में वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेप है, क्योंकि काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा भी मिलता है। इसलिए लोगों का अवेयरनेस, अगर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 10 गुना अवेयरनेस बढ़ा है लोगों का एक क्रेडिट स्कोर को लेके। क्योंकि हर बंदा आज देख रहा है कि मेरा क्रेडिट स्कोर ऊपर-नीचे जा रहा है, उसकी वजह से मुझे आगे ट्रांज़ैक्शन में दिक्कत आएगी। रही बात तीसरी, जो भी किश्तें चुकाने का है, वो सब अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में, अगर मैं एक बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा हूँ अपने कंज़्यूमर्स को। अगर एक 50 लाख का लोन आप लेते हैं, ठीक है? अगर आप सिर्फ़ एक ईएमआई पहले ही उसमें चुका देते हैं ना, तो आपको 3 ईएमआई का फ़ायदा मिल जाता है। इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है फर्स्ट ईयर में, अगर आप वो पैसा रिपे करना शुरू कर देते हैं ओवर एंड अबव आपकी ईएमआई के। तो अगर मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ अपने श्रोताओं को, जो आगे भी काम आएगा, सिर्फ़ स्कीम में नहीं, होम लोन में काफ़ी काम आएगा। 50 लाख का लोन अगर आप 20 साल के लिए लेते हैं, तो आप टोटल इंटरेस्ट उसमें कुछ 43 लाख का देते हैं, पूरे 20 साल के टेन्योर में एट अ 7% रेट, जो आज करंट मार्केट रेट में एवरेज रेट्स है। अगर वो पहले ही एक ईएमआई आप चुका देते हैं, ईएमआई के ऊपर एक भी ईएमआई एक्स्ट्रा देते हैं, आपको 3 ईएमआई सेव होती है। अगर आप सिर्फ़ 1% ₹50,000 हर साल इनिशियली जैसे ही आपका लोन स्टार्ट होता है, हर साल में अगर आप ₹50,000 देते हैं, आप 10 लाख रुपए सेव कर सकते हैं, और आपकी ईएमआई सिर्फ़ 195 ईएमआई बच जाएगी आपकी 240 की जगह। आप 45 ईएमआई सेव करते हैं। और यही चीज़ अगर सिर्फ़ 5% आप हर साल में एक्स्ट्रा देते हैं, जो 2.5 लाख रुपया होता है, ओवर एंड अबव आपकी ईएमआई के, आप वहाँ पे 17 लाख रुपए सिर्फ़ इंटरेस्ट पे करेंगे, 43 लाख के अगेंस्ट में, और आपकी सिर्फ़ 111 ईएमआईज़ लगेंगी। सो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो लोगों को पता होना चाहिए कि जितना जल्दी आप लोन का प्री पेमेंट करते हैं, उतना ही आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बचता है। सेम चीज़ एलआईसी में स्कीम के के थ्रू लिए किया आपको हुआ है। थोड़ा-सा फाइनेंशियल प्लानिंग को ध्यान में रखना होगा। बात यहाँ पर हम गृह वरिष्ठ स्कीम पर करेंगे थोड़ी-सी विस्तार से, और कौस्तुभ, मुझे आपसे पूछना है, देखिए यहाँ पर जो है स्कीम के तहत 65 साल के कम उम्र के बुजुर्ग 30 साल तक का लोन ले सकते हैं, ठीक है? और आप अगर 65 साल से कम हैं तो लगभग आप 80 साल की उम्र तक में जो है लोन ले सकते हैं। और लोन लेने वाले को यहाँ पर 37वीं, 38वीं, 74वीं, 121वीं, 122वीं किश्त जो है वो नहीं देनी होगी। स्कीम वैसे देखा जाए तो सीनियर सिटीजन्स के लिए, बुजुर्गों के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत देखें तो क्या इस उम्र में लोन लेना ठीक होगा? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लोन चुकाना तो होगा ना। यहाँ पर इस स्कीम के तहत देखिए, अगर 700 से ज़्यादा आपका सिबिल स्कोर है, 6.9% पर आपको ब्याज मिलेगा और 15 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हैं। काफ़ी आकर्षक स्कीम है देखा जाए तो, लेकिन रिटायरमेंट के बाद तो आपकी इनकम नहीं ना होगी, उस आप कैसे चुकाएंगे ईएमआई को? ये सबसे बड़ा सवाल होगा जो आपको इस तरह का लोन लेने से पहले सोच लेना चाहिए। क्या कहेंगे? कविता जी, तो एक्चुअली जब मैं इसकी बात करूँगा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप रिटायरमेंट के टाइम पे आए हैं तो एक्चुअली आपका इनकम स्ट्रीम सैलरी के बजाय से आपके जो इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हुए हैं, आपके जो रिटायरमेंट का कॉर्पस बिल्ड हुआ है, वो एक्चुअली काफ़ी अच्छी इनकम स्ट्रीम जनरेट करेगा। और यही फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिस है कि आप आपके अर्निंग लाइफ टाइम में, जैसे आप जल्दी आप इन्वेस्टमेंट चालू करें और बढ़िया से इन्वेस्ट करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो जब आप रिटायरमेंट पे आए आपका पूल इतना काफ़ी अच्छा हो कि आपका वो सेल्फ इनकम जनरेटिंग हो, कि आपका रिमेनिंग जो लाइफ है, रिटायर्ड लाइफ, एकदम कंफर्टेबली जाए। लोन लेना चाहिए कि नहीं, वो पर्सनल डिसीजन होगा डिपेंडिंग आपके फाइनेंसिस के वजह से। आप चाहते हैं तो अगर आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है तो आप पूरा डाउन पेमेंट करके भी घर ले सकते हैं। पर अभी के जो इंटरेस्ट रेट्स है, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो जैसे काफ़ी लोग सोचते हैं कि अभी के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं काफ़ी अट्रैक्टिव चल रहे हैं, और आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हम बोलते हैं कि आप अगर 60% पे आप पैसा बोरो कर सकते हैं और आपका बाकी का पैसा शायद शेयर बाजार में लगा हुआ है, क्योंकि आपका काफ़ी हेल्दी इन्वेस्टमेंट कॉर्पस ऑलरेडी है, तो फिक्स इनकम में भी है, पर शेयर बाजार में है, तो वो ज़्यादा रिटर्न लॉन्ग टर्म पे कमा सकता है। तो उसको रिडीम करने के बजाय अगर आप 7%, 7.5% पे अगर आप लोन ले सके तो क्यों नहीं, अगर आपको वो स्कीम अलाउ करता है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वो कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं। बट ऑब्वियसली आपको ये वापस याद रखना होगा कि आपका जो सेविंग किया है, इन्वेस्टमेंट किया है आपके अर्ली डेज में, वो काफ़ी है आपको टू सी थ्रू ईएमआईज और बाकी के खर्चे निकालने के लिए। बिल्कुल, ये अहम बातें हैं जो आप न सिर्फ इस योजना के तहत अगर आप लोन लेना चाहें, बल्कि अगर आपको जनरली भी अपने लिए लोन लेना है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। कुछ और अहम बातें इस स्कीम के तहत जो हम बता देते हैं दर्शकों को। अच्छा, यहाँ पर आप स्कीम में
लोन लेने के लिए अपने जीवन साथी के साथ मिलकर इस लोन को ले सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ लेते हैं ये लोन तो आपको ज़्यादा अमाउंट का लोन भी मिल सकता है। साथ ही छूट वाली किस्तों को लोन के बकाया जो है प्रिंसिपल से एडजस्ट उसे किया जाएगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुल मिला के बात यही आती है कि आप इस तरह का अगर लोन लेते हैं किसी भी बैंक से, अगर आप LIC हाउसिंग से गृह वरिष्ठ लेते हैं तो आपको ये देखना होगा कि रिटायरमेंट के बाद आपकी जो एक इनकम है वो लगातार आती रहे, ताकि आप EMI का भुगतान आसानी से कर सकें। आगे बढ़ते हैं और एक और इंटरेस्टिंग होम लोन ऑफर जो सामने आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है वो है खास आर्मी पर्सनल्स के लिए। अगर आप इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं तो आपके लिए एक्सिस बैंक ने खास होम लोन का ऑफर निकाला है। एक्सिस बैंक ये एक्सक्लूसिव ऑफर दे रहा है और आर्मी इंश्योरेंस ग्रुप के साथ MOU किया गया है, जहां पर आपको न सिर्फ ज़्यादा राशि का लोन दिया जाएगा बल्कि तमाम सहूलियतें जो होनी चाहिए एक आर्मी ऑफिसर या एक डिफेंस पर्सन को, वो तमाम सहूलियतें देने की कोशिश की गई है। पंकज, आप विस्तार से बता पाएंगे इस होम लोन ऑफर के बारे में? ये एक अच्छा स्टेप है एक्सिस बैंक का। हमारे पास 13 लाख आर्मी ऑफिसर्स हैं अपने पूरे कंट्री में जो हमारा नेशन सर्व करते हैं, और इस केस में आज की डेट में क्योंकि आर्मी अगेन एज अ गवर्नमेंट एंटिटी, तो उसकी वजह से आज की डेट में आर्मी ऑफिसर्स का पेंशन भी रहता है, तो इसीलिए जो उनका टेन्योर है वो उन्होंने बढ़ा दिया है। प्लस बड़ी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स भी हैं विच इज 6.5-7% के बीच में एबल टू गिव द आर्मी ऑफिसर्स ऑल्सो। सो ये काफ़ी अच्छा एक स्कीम है किसी भी आर्मी वाले के लिए लेने उसके हिसाब से। तो इसमें एक तो आपको अवधि ज़्यादा मिल सकती है, और प्लस दूसरा चीज़ है कि जो 65 साल से ज़्यादा के लोन नहीं मिलते थे इस केस में वो भी ज़्यादा मिल सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट एज वेल। सो बोथ फ्रॉम टेन्योर पर्सपेक्टिव से भी और इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव से भी, दोनों स्कीम में ये चीज़ आर्मी ऑफिसर्स के लिए एक्सिस बैंक ने एक्सक्लूसिवली की है, जो कि मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छा स्टेप है अपने आर्मी भाई बहनों के लिए। तो वो इस चीज़ का दे कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस, और इस स्कीम में वो अपना होम लोन बुक कर सकते हैं और लोन बुक कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक लोन लेने की बात है, आर्मी ऑफिशियल्स हो या कोई आम नागरिक हो, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ कैसे इसका तालमेल बिठाया जाए? बहुत सारे लोग, दर्शक जो हैं कौस्तुभ, सवाल पूछते हैं कि अगर हमें अपनी EMI चुकानी हो तो क्या हम उसी अमाउंट की SIP शुरू कर दें जो कि समय के साथ साथ हमें कमा कर भी देगी और बाद में हम अपनी लोन की जो है लमसम पेमेंट भी कर पाएंगे उस निवेश से। ये रणनीति कैसे अपनाई जाए? तो पहले तो आपको जैसे हमने बोला, जो कैलकुलेशन जो होता है कि आप अगर अभी घर लेना चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपका जो EMI का जो हिसाब बैठता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी अगर सैलरी का 40-50% EMI में जा रहा है तो आपका सेविंग इस टाइम के लिए नीचे हो सकता है, या आप घर का परचेज थोड़ा डिले करके 4-5 साल पहले आप सेविंग करें, अच्छे से इन्वेस्ट करें, तो आपका डाउन पेमेंट का भी वैल्यू हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप डाउन पेमेंट और आप घर खरीद सकते हैं। ये दोनों इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, आपके फाइनेंशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आपको जैसे खुद का घर में ही अभी से रहना है और अभी खरीदना है क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट अभी काफी अच्छा है, या आपको इन्वेस्टमेंट अभी चालू करके घर थोड़ी देर, दोनों ठीक से काम करते हैं, पर वो पर्सनल प्रेफरेंस रहता है। मेरा अगर पर्सनल प्रेफरेंस आप खुद पूछे तो मेरा दूसरा वाला है, जहाँ पे मैंने घर काफी बाद में खरीदा, पहले अच्छे से इन्वेस्ट करके शेयर बाजार में, क्योंकि जब मैंने काम चालू किया तो काफी वो शेयर का वैल्यू बढ़ा, और फिर आराम से मैंने जाके वो उसका डाउन पेमेंट और काफी वो पेमेंट कर सके घर के, पर वो पर्सनल प्रेफरेंस पे है। ऐसा कोई वन साइज फिट्स ऑल रूल नहीं है, जिसका जैसी क्षमता हो वैसे वो डिसाइड करें, बट दोनों ऑप्शन काफी अच्छे रहते हैं। ये आपने काफ़ी अहम बात कही है कि पहले आप पैसे जोड़ लें, उसके बाद जो है अपने सपनों का आशियाना खरीदने के लिए निकले, लेकिन ऐसा होता नहीं है हकीकत में। पंकज, किस तरह से होम लोन की जो ब्याज दर है उसका मुआयना किया जाए, कैसे कंपेयर किया जाए, अगर लोन को ट्रांसफ़र भी करना हो तो किस तरह से किया जाए, कुछ बारीकी आप दे पाएंगे? किसी भी होम लोन में जब आप ट्रांसफर करते हैं तो दो चीजें आपको देखनी है। एक तो कितना लोन ट्रांसफर हो सकता है, पहली चीज ये। दूसरी चीज क्या इंटरेस्ट रेट्स पे ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि
होम लोन में एक फ़ायदा ये है कि प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगते हैं, मोस्ट ऑफ द बैंक्स कोई लगाता नहीं है। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छा रहता है कि क्या स्प्रेड आपका है, सपोज़ आपका होम लोन 50 लाख का बाकी है, तो आपको पता है कि अगर मैं 1% सेव कर रहा हूँ, तो मुझे इतना सेविंग आएगा, बिकॉज़ होम लोन में एक प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी। तो जो भी नया होम लोन पार्टनर आपका या बैंक होगा, तो आपको एक प्रोसेसिंग फ़ीस भी लगाएगा। तो कितना आपको फ़ायदा हो रहा है उस इंटरेस्ट का, मार्जिन का, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। कितने टाइम में वो होम लोन आपको ट्रांसफ़र करके देगा, क्या हैसल्स हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कस्टमर्स को थोड़ा-सा दिक्कत आता है, कभी पीएसयू बैंक्स में बहुत टाइम लग जाता है, 2-3 महीने प्रोसेस हो जाता है। सो वो चीज़ें आपको देखते हुए, बारीकियाँ देखते हुए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये मार्केट आज की डेट में होम लोन बायर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा है, मतलब इसमें तो कोई ये बहुत ही जेनेरिक डिस्कशन है। पिछले 6 महीने से आप डेटा देख रहे हैं कि डेटा में किस तरह से रजिस्ट्रियाँ आज बढ़ रही हैं पूरे इंडिया में, एटलीस्ट बॉम्बे में। आई एम ट्रैकिंग इट वेरी क्लोज़ली कि काफ़ी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो ये अच्छा टाइम है, बट इसमें 3 बारीकियाँ बहुत ज़रूरी हैं कि आप एक्जिस्टिंग कोई प्रीपेमेंट ये अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कितना चार्जेस लग रहा है, प्रोसेसिंग फ़ीस कितना लग रहा है, कोई प्रीपेमेंट चार्जेस हैं कि नहीं हैं, वो सब ध्यान में रखते हुए, और अगले 10 साल में कोई टॉप अप अगर आपको लेना है या 5 साल में, तो कौन-सी बैंक टॉप अप में काफ़ी एग्रेसिव है, वो सब चीज़ें आप ध्यान में मद्देनज़र रखेंगे, तो आप दूसरे होम लोन को आराम से अपने शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ आपको मटीरियल सेविंग भी होगा। ऑलराइट, तो चलिए आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में खर्चों की भी काफ़ी अहमियत होती है, और कैसे खर्च और निवेश में तालमेल बिठाकर आपको आगे बढ़ना चाहिए, इसकी जानकारी हमने आपको दे दी है, भले ही वो क्रेडिट कार्ड का खर्च हो या होम लोन की ईएमआई का खर्च हो। लेकिन अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार शामिल करेंगे दर्शकों को हमारे इस शो में और उनके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन इस बीच अगर आप भी हमें लाइव देख रहे हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए जल्दी से, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल लाइव शो पर लिए जाएं और जवाब दे पाएं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा और मेरे साथ बने हुए हैं पंकज बंसल और कौस्तुभ बेलापुरकर, और अब ये दोनों मिलकर आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। और अब बारी आती है दर्शकों के साथ जुड़ने की। पहला सवाल लेना चाहती हूं मैं जेपी महेश्वरी साहब का। सर नमस्कार, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बीकानेर से बात कर रहा हूँ मैडम। अच्छा, बताइए सर, क्या करते हैं आप? मैं अभी रिटायरमेंट हुआ, मेरा बैंक की सर्विस में था। अच्छा अच्छा, तो अब रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान है जिंदगी का? कैसे आराम से सुकून से जिंदगी बिता रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, बच्ची की शादी कर दी है, बेटे दोनों सर्विस में, बहनें दोनों सर्विस में, इसलिए पेंशन से काम चल रहा है मेरा तो। वाह, आपने फाइनेंशियल प्लानिंग अपनाई थी कोई इस फेज के लिए? इस फेज के लिए मैंने अभी 25 लाख बैंक एफडी में किया है। अच्छा, जिसमें 7.25% इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को। ठीक और है। आपके प्रोग्राम देख करके 10 लाख इक्विटी शेयर्स में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है मैंने, रिलायंस, एल&टी, एसबीआई, टीसीएस, बहुत बढ़िया। स्टील एटसेट्रा। अच्छा, ये करीब मैंने 5 साल के लिए किए हैं। ठीक है। और गृह लक्ष्मी के आदेश पर 5 लाख जो है मैंने गोल्ड में डाल दिए हैं। अच्छा, निवेश किया है ना कि गहने खरीद के दे दिए? जी 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 जी, ये निवेश- घरवाली ने कह दिया गोल्ड में करो कुछ। हाँ, तो कहाँ निवेश किया है? गोल्ड फंड में? नहीं नहीं, गोल्ड फंड में नहीं किया मैंने, गोल्ड ही खरीदा है। ज्वेलरी क्योंकि वो खरीदी उनके है? लॉकर में रहता है ना। अच्छा, तो ये तो उन्होंने आपको आदेश देकर खुद का काम बनवा लिया। बिल्कुल। बताइए हम कैसी मदद करें? मेरे पास अभी 25 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट करने के लिए हैं, तो मैं उसको कौन से म्यूचुअल फंड में कैसे करूं? चलिए, ये आप 25 लाख जो आप बोल रहे हैं फिक्स डिपॉजिट में है ना आपके, ये मैच्योर हो गए? नहीं 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 नहीं, इसके अलावा है, 25 लाख एफडीआर के अलावा है मेरे अच्छा, पास ये। इसके अलावा है। चलिए ठीक है। हाँ। ठीक है, तो पंकज जी आपके पास में आती हूँ इस सवाल के लिए। तो 25 लाख है इनके पास निवेश करने के लिए। एक सवाल जो मुझे पूछना होगा महेश्वरी साहब से, सर कितना समय देंगे इस इन्वेस्टमेंट को? क्या हम आपको इक्विटी फंड्स रेकमेंड कर सकते हैं? टाइम ड्यूरेशन क्या होगी आपके इन्वेस्टमेंट की? मैं इसको 10 साल, 12 साल, 15 साल दे सकता हूँ। 10 और 12 ना, अच्छी खासी रिस्क लेने की क्षमता है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, तो इस पे क्लैरिटी आ गई है। पंकज, ओवर टू यू। सो आई थिंक महेश्वरी जी, एक इम्पोर्टेंट चीज, आई थिंक आप 25 लाख इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम जो मार्केट में आज की डेट में, अगर सिर्फ मार्केट में बात करें, तो मैं आपको एक राय दूंगा कि आप सिप के थ्रू इसको कर सकते हैं इन्वेस्ट।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज अगर 25 लाख को आप धीरे धीरे इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे तो आप हर महीने उसका पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका इंटरेस्ट इनकम आ रहा है उससे आप एक तो सिप ले सकते हैं, प्लस कुछ लार्ज इक्विटी बैलेंस फंड्स आप लार्ज कैप ले सकते हैं, क्योंकि 10 साल का आपका अगर टाइम व्यू है तो इट्स काफ़ी अच्छा टाइम व्यू है, मतलब कोई भी जल्दबाजी वाला इशू है नहीं। तो मैं आपको 2 ही चीज़ें इसमें इन्वेस्ट के लिए बोलूँगा। एक पोर्शन आप अपना सिप में उसको डिवाइड करके डाल सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, और दूसरा पोर्शन आप लमसम आप इक्विटी बैलेंस फंड में आप डाल सकते हैं, क्योंकि आपको रिस्क लेने की क्षमता है। तो ये 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मैं दूँगा अपनी तरफ से। कौस्तुभ, मुझे आपसे ये पूछना है कि अब जिस तरह का बाजार का लेवल है, इन पैसों को कैसे लगाया जाए? 25 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट होगा वैसे, किस तरह से किश्तों में या लिक्विड फंड में ट्रांसफर करके इसको एसटीपी के जरिए लगाया जाए? जी कविता जी, बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसे हम बात करते हैं कि मार्केट काफ़ी बढ़ा हुआ है और उतार चढ़ाव तो होता रहता है मार्केट में। बट महेश्वरी जी ने जो बहुत अच्छी बात की कि उनका 10 से 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन, तो बहुत खुशी हुई सुन के, क्योंकि इतना अच्छा होराइजन और रिस्क लेने की क्षमता जो है उनमें, तो हम ऑब्वियसली बोलेंगे कि उनको एक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। वॉलेटिलिटी के लिए थोड़ा तैयार रहें कि उतार चढ़ाव होता रहेगा, पर अगर वो लिक्विड फंड से फिर एसटीपी करना चाहें, कुछ मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कुछ 12 से 18 महीने के टाइम होराइजन में वो ये कर दें, क्योंकि उनका होराइजन, इन्वेस्टमेंट होराइजन काफ़ी लंबा है। तो अभी एंट्री वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट ओवर गुड 10-15 ईयर टाइम पीरियड उनका काफ़ी अच्छा रिटर्न आ जाएगा। बट मार्केट लेवल के हिसाब से मेरे को लगता है एटलीस्ट मिनिमम 12 महीने का एसटीपी उनको लिक्विड फंड से एक्विटी फंड्स में करना चाहिए। और जैसे पंकज ने बोला, लार्ज कैप फंड तो बढ़िया है ही, मेरे हिसाब से थोड़ा मिड और स्मॉल कैप में भी वो देख सकते हैं, क्योंकि अगर 10 साल का मिनिमम होराइजन है, ज़रूर थोड़ा वहाँ पे भी रिस्क ले सकते हैं। बट ये बस याद रखिएगा कि मिड और स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा रहता है, बीच में वो काफ़ी गिर सकते हैं, बट अगर 10 साल प्लस का होराइजन रहा है तो फिर कोई इतना चिंता की बात नहीं है। बट ऑब्वियसली सबसे बड़ा पोर्शन उनके एज के हिसाब से मुझे लगता है लार्ज कैप में ही होना चाहिए, but थोड़ा सा रिस्क मिड और स्मॉल कैप में भी ले सकते हैं। तो इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे? ये 60% लार्ज कैप में डालें और बाकी मिड और स्मॉल में? मुझे लगता है 75-25, तो 75% लार्ज कैप में और 25% मिड और स्मॉल कैप में डाल सकते। चलिए माहेश्वरी जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो और रिटायरमेंट। मैडम बिल्कुल समझ में आ गई। थैंक यू सो मच सवाल भेजने के लिए। आगे बढ़ते हैं, विक्रम का सवाल मैं लूंगी और ये सवाल आपके पास आएगा कौस्तुभ। इन्होंने निवेश किया हुआ है एक्सिस ब्लू चिप में, एक्सिस लॉन्ग टर्म में, मिड एसेट लार्ज कैप में भी पैसे डाले हुए हैं, साथ ही कोटक इमर्जिंग इक्विटी और मिड एसेट इमर्जिंग इक्विटी में भी इनका निवेश है। इन्होंने हमारे को बहुत जानकारी नहीं दी है कि कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं इस इन्वेस्टमेंट से, लेकिन पोर्टफोलियो के लिहाज से फंड सिलेक्शन और डाइवर्सिफिकेशन कैसा है इक्विटी में? जी करता है। तो आप अगर फंड के नाम जो देखें, जो स्टैंड अलोन जो देखेंगे तो फंड काफ़ी बढ़िया है। तो ये एक्सिस के फंड या मिराई के फंड, जो कोटक के फंड, तो पहले तो फंड जो उन्होंने इंडिविजुअली चूज किया है काफ़ी बढ़िया है। पर जब मैं पोर्टफोलियो के कॉन्टेक्स्ट को देखूं तो मैं कुछ हाईलाइट करना चाहता हूं कि जो चेंजेस वो कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि 2 फंड जो उनके हैं, उनके इंडिविजुअल होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आप देखेंगे एक्सिस लॉन्ग टर्म जो ELSS फंड है, ऑलमोस्ट 30% उनके SIP अमाउंट का एक ही फंड में एक्सिस लॉन्ग टर्म में जा रहा है, और दूसरा जो है मिराई लार्ज कैप ऑलमोस्ट 37.5%। तो इन दोनों फंड को मिला के ऑलमोस्ट 2/3 ये ही 2 फंड में उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। हालांकि ये फंड बहुत ही अच्छे हैं, पर ये डिवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है कि आप थोड़ा दूसरे फंडों में देखें। तो मेरे हिसाब से ये उनका जो SIP अमाउंट है 20% तक नीचे ले आना चाहिए पर फंड, मैक्सिमम का ऐसा लिमिट रखना चाहिए। थोड़ा डिसिप्लिन लाता है, क्योंकि हमें ये जानने की बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत है कि फंड का जो परफॉर्मेंस होता है थोड़ा सिक्लिकल रहता है। जैसे अभी मार्केट, आपके जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है फंड मैनेजर का, अगर उनके फेवर में चल रहा है तो फंड बहुत ही बढ़िया करेंगे। जैसे हमने देखा एक्सिस और मिराई, ये फंड बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। पर ऐसा भी मार्केट साइकिल आ सकता है कि थोड़ा मार्केट उनके फेवर में ना हो, उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के फेवर में, और थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो थोड़ा डिवर्सिफाई करें। पहले तो लिमिट करें कि 20% से ज़्यादा कोई फंड में एक्सपोजर ना लें। ये थोड़ा ये एक बात हुई। दूसरी बात, मुझे लगता है कि
उनका जो ब्रेकअप है, जैसे हम बोलते हैं लार्ज मिड और स्मॉल कैप, अगर उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल से ज़्यादा है, क्योंकि अभी जब मैं देखूं तो अभी कुछ 75% उनके अंडरलाइन पोर्टफोलियो में लार्ज कैप है और बाकी के 20% मिड कैप और 5% तकरीबन स्मॉल कैप में आ जाते हैं इन फंड्स के होल्डिंग के हिसाब से। तो ये थोड़ा अगर उनका रिस्क, और ये उनको खुद से जांच करना पड़ेगा कि उनका रिस्क अगर थोड़ा ज़्यादा है तो वो कुछ 5% से मिड और स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, ओनली अगर उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल से ज़्यादा हो और थोड़ा वॉलेटिलिटी को वो संभाल पाए इस टाइम होराइजन में। ऑलराइट, चलिए जी जी। और जो उन्होंने पैसा इन दो फंड से जो एसआईपी को रीएलोकेट किया है, मुझे लगता है दो चीजें उनको करनी चाहिए। एक तो मैंने जैसे बोला 5% मिड और स्मॉल कैप में डालेगा, और जो ग्लोबल डिवर्सिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि ये सब फंड जो हैं सब अपने इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम काफी टाइम से हमारे निवेशकों को बोल रहे हैं कि आपको भारत के बाहर भी निवेश के ऑप्शंस देखने ही चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि बस भारत की इक्विटी जैसे मार्केट है काफी अच्छा कर रही है और हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं है। पर जो कंपनियां हैं जो बाहर जैसे यूएस मार्केट में हो या यूरोप में हो, वो सब कंपनियां हम एक्चुअली काफी अच्छे से जानते हैं। फेसबुक हो या गूगल हो, अमेज़न हो, ये सब उनके प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। हम उनके काफी बड़े कंज्यूमर्स भी हैं, पर हमें उनके बिजनेस ग्रोथ से फायदा नहीं होता है। तो हमें लगता है कि जो एक ग्लोबल फंड है वो 10% तक आप उनके पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। तो स्टार्ट विद नैस्डैक 100 या S&P 500, जो यूएस कंपनियों के स्टॉक मार्केट के इंडेक्स है, उनमें वो 10% तक निवेश कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो बेहतर डाइवर्सिफिकेशन आपके तमाम लक्ष्यों को अचीव करने में आपकी सहायता करेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर मैं लेना चाहूँगी गौतम पाटिल का। गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गौतम, गुड इवनिंग। हाय। गुड इवनिंग मैम। हाय, बताइए क्या सवाल है आपका? मुझे एसआईपी करना है 10 इयर्स के लिए 25,000 की पर मंथ, और उसके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड्स अच्छे रहेंगे? मुझे 5 म्यूचुअल फंड चाहिए। ठीक है, आप शुरुआत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की? नहीं, मैं पहले कर चुका हूँ ऑलरेडी। निप्पॉन इंडिया है मेरे पास 5 साल से। कौन सा निप्पॉन इंडिया और का? ETF BIP में कर चुका हूँ। ETF में है? यस। अच्छा, और कौन सी स्कीम्स है? SIP है उसमें, और इक्विटी में ट्रेडिंग करता हूँ थोड़ा बहुत। तो मतलब म्यूचुअल फंड्स आप पहली बार ले रहे हैं? पहले था रिलायंस का ग्रोथ फंड रेगुलर। चलिए, हेलो। हाँ जी, आपका सवाल हमारे पास आ गया है। पंकज के पास मैं जाना चाहूँगी जो आपकी सहायता करेंगे। तो पंकज, 25,000 रुपये 10 साल के लिए, और ये कह रहे हैं 5 म्यूचुअल फंड्स इनको चाहिए, लेकिन आप इनके लिए क्या सही है वो रेकमेंड करें। मेरे हिसाब से कौस्तुभ जी ने बोला कि इसको सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहिए 3 भागों में, एक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। वो पोर्टफोलियो इनकी एज के हिसाब से मैं अज्यूम करता हूँ कि वी कैन हैव अ गुड मिक्स ऑफ मे बी 50% लार्ज कैप एंड 25% मिड एंड स्मॉल कैप। तो आई थिंक वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद जो की म्यूचुअल फंड्स है, आज की डेट में डेटा इस सबके पास काफ़ी अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड इन द लास्ट 10 ईयर्स की किस तरह से चल रहा है और क्या आगे का ग्रोथ प्रोजेक्शंस है। 3-4 म्यूचुअल फंड्स जो एकदम क्लियर कट है, अगर आप लार्ज कैप में ले रहे हो तो एक्सिस का म्यूचुअल फंड इज डूइंग वेल, एक्सिस का इमर्जिंग ऑन दी मिड कैप साइड इज डूइंग वेल, और साथ में ही आप मेरा ही एसेट्स के भी 2 म्यूचुअल फंड्स हैं जो आप ले सकते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये 4 या 5 फंड मिला के आप अपना पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बाकी मैं कौस्तुभ जी से भी इसमें एक राय लेना चाहूँगा, क्योंकि वो भी उस म्यूचुअल फंड में दे कैन ऑल्सो ऐड वैल्यू कि और कौन सा फंड उनको लगता है कि जो वी कैन ऐड फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड पर्सपेक्टिव। आपने मेरा काम ही कर दिया कौस्तुभ। मुझे लगता है कि जो पंकज जी ने नाम बोले काफी अच्छे हैं। मैं बस एक थोड़ा एडिशन करना। पहले तो मैंने जैसे बोला कि ग्लोबल डिवर्सिफिकेशन काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स अभी जग रहे हैं कि अच्छा ये भी कंपनियां हैं जिसमें मैं निवेश कर सकता हूँ, और काफी पैसा आ रहा है। और मुझे लगता है डिवर्सिफिकेशन हिसाब से, जैसे हम बोलते हैं कि इंडियन शेयर बाजार ने काफी अच्छा किया है, पर आप अगर देखें तो अमेरिकन शेयर बाजार ने हम पिछले 10 सालों में हमसे भी बेहतर किया, और वहाँ की कंपनियां जो हैं काफी इनोवेटिव, काफी बड़ी कंपनी है, उनका काफी ग्रोथ हो रहा है। तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा इन एडिशन टू जो पंकज जी ने बोला। एक और आइडिया है और इंटरेस्टिंग सा है थोड़ा सा, अगर निवेश हम
टिपिकली जब हम बात करें, हम इन्वेस्टमेंट स्टाइल की थोड़ा बात करते हैं जो डिवर्सिफिकेशन के हिसाब से। तो जैसे हम इन फंडों की जो बात हुई, जैसे एक्सिस का फंड हुआ, जो उनका जो स्टाइल होता है वो ग्रोथ स्टाइल बोलते हैं कि वो कंपनियां जो काफी फास्ट तेजी से ग्रो हो रही है रेवेन्यू में, मेरा का भी होता है उसी हिसाब से, बस थोड़ा वो वैल्यूएशन का ज्यादा ख्याल रखते हैं कि ज्यादा वैल्यूएशन अगर ज्यादा हो गया तो वो उस कंपनी में कम निवेश करेंगे। एक तीसरा स्टाइल होता है जो वैल्यू स्टाइल बोलते हैं, जिसमें वो कंपनियों में निवेश किया जाता है कि जो अभी कुछ प्रॉब्लम से जूझ रही है या उनका वैल्यूएशन गिरा हुआ है, क्योंकि शायद वो मार्केट साइड जो सिक्लिकल जैसी स्टॉक्स होती हैं वो थोड़ा डाउन है, वो टाइप का जो निवेश होता है। और काफी अच्छे फंड मैनेजर्स उसका टाइप का निवेश भी करते हैं, जैसे नरेंद्र जी होंगे ICICI के, प्रशांत जैन HDFC के। इन फंडों ने पिछले कुछ सालों में उनको काफी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्योंकि वैल्यू स्टाइल जो है वो काम नहीं किया है, क्योंकि ग्रोथ स्टाइल काफी अच्छे से काम किया है। पर पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो वैल्यू स्टाइल वापस उभर के आ रही है। तो अगर डिवर्सिफिकेशन हिसाब से देखें, क्योंकि अगर आप पूरा ग्रोथ स्टाइल से तो लेंगे तो क्या होगा कि मार्केट जैसे ग्रोथ फेवर करेगा तो आपके फंड अच्छे करेंगे, पर पिछले एक साल में शायद वो फंड एज कम्पेयर टू वैल्यू फंड इतना अच्छा नहीं करेंगे। तो डिवर्सिफिकेशन हिसाब से अगर आप 10% कोई HDFC या ICICI के फंड में ले तो वो अच्छा सा डिवर्सिफिकेशन हो जाएगा स्टाइल के पर्सपेक्टिव से भी। बट बाकी जो पंकज जी ने बोला वो फंड्स बहुत ही बढ़िया से वेल मैनेज है, तो ऑब्वियसली आप उनमें जरूर निवेश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल है महेश भंडारी का। क्या महेश भंडारी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? महेश जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार कविता जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ मैडम, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने भी नया चैनल चालू किया है, इसमें आप तो खैर पुराने पहले से काम कर रहे हैं इस पे जी। इसमें मेरे 2-3 क्वेश्चंस थे एक्चुअली, एक आध आपको सजेशन भी था। हाँ। तो मैं अभी कर सकता हूँ क्या? आप सवाल पूछ लेंगे पहले, क्योंकि टाइम लगभग खत्म हो गया, तो अपने सवाल अब बता दीजिए पहले। एक तो मेरे को ये इक्विटी और डेट का जो टैक्सेशन लायबिलिटीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना था। ठीक है। सेकंड ये था कि एक्चुअली नॉर्मली मेरा जो सिलेक्शन रहता है वो फंड मैनेजर के ऊपर रहता है, और कई बार क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम में फंड मैनेजर का चेंज हो जाते हैं। हाँ। तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल नहीं पाती है। हाँ। तो उसके कारण पोर्टफोलियो थोड़ा सा मतलब बैलेंस हो नहीं पाता है। चलिए और ये ठीक। था कि क्या हम लोगों का कोई प्लेटफॉर्म है क्या जिसमें हम सेबी को कुछ इनपुट्स वगैरह दे सकें? जैसे एक मेरा सजेशन था कि एक अभी सारी चीजें चल रही है, अभी काफी कुछ तो अच्छा काम हो रहा है, कि क्या एक फंड हाउस से दूसरे फंड हाउस में STP हो सकता है क्या, या कुछ चालू किया क्या उसमें सेबी ने? बिल्कुल। सारे सवाल कौस्तुभ के लिए हैं। कौस्तुभ, सबसे पहले तो हम टैक्सेशन जानना चाहेंगे इक्विटी और डेट फंड्स में। जी कविता जी, तो पहले तो हम ये समझ लें कि जैसे हमारे जो टैक्स म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जो हम बोलते हैं इनकम, जो डिविडेंड आपको आता है आपके म्यूचुअल फंड से। अभी पहले क्या होता था कि वो टैक्स होता था एट सोर्स, बट अभी इन द रीसेंट बजट उन्होंने वो चेंज करके टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर हो गया। इसका मतलब आपका जो टैक्स स्लैब है वो आपके इनकम में ऐड होता है। एक TDS कट होता है 10% का, बट बाकी आपको आपके इस पे है कि आप वो डिविडेंड डिक्लेयर करें आपके टैक्स रिटर्न्स में, और आप उस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वो डिविडेंड इनकम हो गए। दूसरा जो होता है, और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो हम बोलते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स क्या होता है कि आप अगर ग्रोथ ऑप्शन में आप इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड के, इक्विटी हो या डेट हो, और मैं इन दोनों की सेपरेटली बात करूंगा। इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है। तो एक एक करके मैं इनकी बात करता हूँ। अगर आप इक्विटी फंड्स का देखें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है कि अगर एक आप फंड लें, 1 साल के नीचे का इन्वेस्टमेंट होराइजन के बीच में आप बेच दें, तो अगर आप 10 महीने 11 महीने में बेच दिया तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के ऊपर इस इक्विटी फंड को आपने निवेश किया और होल्ड किया है, तो 2019 में जो वो बजट में अनाउंस हुआ था कि अभी से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10% म्यूचुअल फंड्स पे लगेगा। और ये कैसे कैलकुलेट होता है मैं थोड़ी बात करता हूँ उसके बारे में। पहला 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, तो वो टैक्स फ्री विंडो है 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे इक्विटी फंड्स पे।
दूसरी बात जो है, जो कॉस्ट ऑफ परचेज है, क्योंकि ये पहले तो टैक्स फ्री होते थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो बोलते हैं, जो आपका परचेज भाव जो है वो है 31 जनवरी 2018 के हिसाब से। तो जो भी उस टाइम का जो एनएवी था उस फंड का, अगर आपका वैल्यू उससे ज्यादा है, उसी डिफरेंस पे आपको टैक्स लगेगा, ना कि आपके परचेज इनिशियल परचेज वैल्यू पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो याद रखना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो 31 जनवरी 2018 का जो परचेज वैल्यू और जो एनएवी था वो ऊपर है आज के एनएवी से, तो वो लॉस जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ओनली बस अगर आज का सेल प्राइस 31 के एनएवी से ज्यादा है तो आपको उसी के डिफरेंस में टैक्स 10% के लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स भरना पड़ेगा। ये इक्विटी फंड्स के लिए हो गए। डेट फंड्स के लिए और नॉन इक्विटी फंड्स जैसे बोलते हैं, उसके लिए क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 3 साल तक लगता है। तो अगर आप 3 साल के बीच में अगर आपको कोई भी नॉन इक्विटी फंड बेचे तो आपको आपके इनकम के हिसाब से इनकम स्लैब जो है उस पर आपको भरना पड़ेगा। तो अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में बैठेंगे तो 30% प्लस जो भी एप्लीकेबल सरचार्ज है वो ऐसे भरना पड़ेगा। पर अगर आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करें तो आपको लगता है 20% विथ इंडेक्सेशन। ये इंडेक्सेशन क्या है? इंडेक्सेशन बेसिकली होता है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है। अगर आपने 100 रुपए के चीज आज 3 साल पहले खरीदी हो, जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, अगर 5% पकड़ लीजिए 3 साल के लिए, तो आपका कॉस्ट ना बल्कि 100 रुपए के हिसाब से नहीं 115 के हिसाब से होगा। तो आपको 20% टैक्स लगेगा सिर्फ उस डिफरेंस पे ऑन अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 115, नॉट ऑन 100 रुपया। तो आई थिंक ये जो होता है वो बेसिकली अपने इक्विटी और नॉन इक्विटी फंड्स का टैक्सेशन हो गया, बोथ ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। मेरे ख्याल से इनके एक ही सवाल का जवाब हम दे पाएंगे, बिकॉज हमारे पास 2 और सवाल हैं और दोनों इस शो में लेने हैं और समय लगभग ख़त्म हो चुका है। तो भंडारी साहब, अपना सवाल आप जो बाकी के 2 हैं वो आप फिर से हमें भेजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मैं लेना चाहूँगी अल्पेश परमार का, और पंकज, इनका सवाल है कि इन्हें हाई रिस्क लॉन्ग टर्म निवेश के लिए म्यूचुअल फंड चाहिए, कौन सा फंड आप रेकमेंड करेंगे? हाई रिस्क लॉन्ग टर्म फंड के लिए अगर मैं अज्यूम करता हूँ 10 साल का इनका होराइजन है, तो इसमें हम इक्विटी बैलेंस फंड ही हम रिकमेंड करेंगे, बिकॉज हाई रिस्क दे वांट टू टेक, सो दैट वी कैन टेक। उसमें एक्सिस ब्लू चिप, अगेन सेम फंड्स मैं रिकमेंड करूँगा इनको। एक्सिस ब्लू चिप, मेरा ही एसेट, आई थिंक दोनों के बैलेंस फंड्स वी कैन टेक एंड वी कैन लुक एट फॉर लॉन्ग टर्म। दैट इज द 2 जो 2 मैं रिकमेंड कर सकता हूँ अपनी तरफ से। फंड मैं चाहती हूँ कौस्तुभ भी इनको रेकमेंड कर दे, हाई रिस्क। जी, हाई रिस्क अगेन मैं तो बोलूंगा कि पोर्टफोलियो अप्रोच उनको बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि एक फंड से लेके उनका मान लेते हैं कौस्तुभ के इन्होंने सब कंसिडर किया हुआ है। जी तो अलॉन्ग विद जो पंकज जी ने ऑलरेडी बोला है, मुझे लगता है कुछ मिड कैप फंड जैसे कोटक इमर्जिंग इक्विटी हुआ, वो जरूर ऐड कर सकते हैं। स्मॉल कैप में अगर उनको सोचना है तो HDFC स्मॉल कैप बहुत ही बढ़िया फंड है, वो भी सोच सकते हैं। तो ये 2 फंड है जो वो सोच सकते हैं, अलॉन्ग विद लार्ज कैप या बैलेंस फंड जो पंकज जी की बात करते हैं। अगला सवाल होगा रजाई कुमार का, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग कविता मैडम। गुड इवनिंग सर, क्या हाल चाल? बस ठीक है। बताइए क्या सवाल है? मेरी एक क्वेरी है कि मैं 54 इयर्स का हूँ और मुझे 5 साल बाद पेंशन की तरीके से चाहिए अमाउंट, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे लिए एनपीएस मेरा चल रहा है, तो उसके लिए थ्रू पेंशन लूँ या मैं किसी बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर दूं तो उसके थ्रू अमाउंट मैं हर महीने ले सकूं? अच्छा। 20 से 30 लाख रुपए मैं एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। 20 से कितना कहा आपने? 20 लाख रुपए? 20 से 30 लाख के बीच में। 20 से 30 लाख के बीच में आप नया निवेश कर सकते हैं। अब तक आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो आपने बनाया है उसके तहत क्या केवल एनपीएस में ही निवेश किया है? जी नहीं, मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो है उसमें 60% जो है मेरा म्यूचुअल फंड में है एसआईपी के थ्रू, पिछले मैं 10 से 15 साल से कर रहा हूँ, और बाकी मेरा फंड अमाउंट जो है वो पीपीएफ अकाउंट या और सब इस तरीके से अमाउंट एफडी में लगा हुआ है। तो रेगुलर इनकम के तहत आपको कहाँ से पैसा मिलेगा?
अभी रेगुलर इनकम मेरी एक्चुअली मैं जॉब कर रहा था, अभी मैंने जॉब छोड़ी है, अभी तो मैं स्टॉक लेता हूँ, शेयर का काम कर रहा हूँ। अच्छा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगले 4-5 साल बाद जो है वो मुझे एक रेगुलर इनकम आती रहे कंटिन्यूअस। ऑलराइट कौस्तुभ, इनके लिए किस तरह का रिटायरमेंट प्लान आप रेकमेंड करेंगे? ये कह रहे हैं पेंशन प्रोडक्ट के तहत एनपीएस क्या बेहतर होगा, लेकिन उस पर भी डिपेंड करता है कि इन्होंने कितना निवेश किया हुआ है और उसके तहत ये लगभग 60% निकाल पाएंगे और 40% तो इनको एन्युटी में खरीदना होगा, तब्दील करना होगा। तो क्या रणनीति हो? जी, तो पहले तो रजाई जी को ये सोचना पड़ेगा कि जो जब 6 साल बाद उनका जो मंथली एक्सपेंस हो वो कैसे वो मीट करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली उनका, जैसे आपने बोला, एनपीएस का जो एन्युटी का अमाउंट है वो सोच लें कि एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो उनका, अगर उनको महीने का 50,000 चाहिए एक्सपेंसेस के लिए और उनके एन्युटी के हिसाब से उनको 20,000 ही आ रहा है एनपीएस के थ्रू, तो उनको 30,000 का निकालना पड़ेगा इस इन्वेस्टमेंट के हिसाब यहाँ से। अगर मैं उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सोचूं जो 20 से 30 लाख है, तो इसमें सबसे बड़ा उनको जो सोचना है कि अगर आपको रेगुलर मंथली इनकम चाहिए ही चाहिए इनसे, तो उनको लो रिस्क ऑप्शन में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको सर्टेनिटी ऑफ इनकम चाहिए। तो लो रिस्क जो ऑप्शंस होते हैं टिपिकली डेट फंड्स होते हैं, उनमें निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी का क्या है कि अभी हमने देखा है कि मार्केट काफी बढ़ गया है, मार्केट का उतार चढ़ाव हो सकता है। अगर 5 साल बाद आपको उसमें से रिटर्न्स चाहिए, मंथली इनकम चाहिए, कौन सा रेकमेंड करेंगे? माफ कीजिएगा, मेरे पास समय केवल 1 मिनट का रह गया है। तो मेरा बात है कि आप कोई भी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या लो ड्यूरेशन फंड में निवेश कीजिएगा, पर अगर आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पूल अच्छा है, आपको मंथली एक्सपेंसेस के लिए नहीं चाहिए, तो आप 5 साल के लिए एक बैलेंस फंड उठा लीजिए और आपका काफी अच्छा निवेश हो जाएगा। अब अगर ये रिटायरमेंट के लिए एनपीएस में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो आप क्या रेकमेंड करेंगे, या आपको लगता है कि 5 साल का समय है तो बैलेंस फंड में ही जाएं तो बेहतर होगा? अगर उनको इस पैसे से मंथली कैश फ्लो नहीं चाहिए तो आप बैलेंस फंड ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कोई फिक्स्ड इनकम फंड, जैसे मैंने बोला, लो ड्यूरेशन या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ही इन्वेस्ट कीजिए अगर आपको मंथली पे आउट चाहिए इस फंड से। मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है, 30 सेकंड है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, उन्होंने कहा है कि इनके पास 16% जो पूरा पोर्टफोलियो है उसमें से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, उसमें से अगर ये अपने लिए कुछ एसडब्ल्यूपी करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, उनको बस यही सोचना पड़ेगा कि किस टाइप के म्यूचुअल फंड में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। अगर काफी इक्विटी है तो उनको थोड़ा इक्विटी से फिक्स्ड इनकम में स्विच करना ही होगा, क्योंकि उनको अगर रेगुलर इनकम चाहिए है, क्योंकि आज इक्विटी ऊपर है, कल अगर 30-40% नीचे गिर गया तो उनका हो जाएगा, पे आउट लेने की क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए सर्टेनिटी ऑफ इनकम के लिए लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में ही होना चाहिए, और वो उनको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना मंथली इनकम चाहिए उनसे और कितना पोर्टफोलियो वैल्यू है और कितना रिटर्न बन सकता है। ये थोड़ा उनको मैथ करना पड़ेगा डिसाइड करने के लिए कितना जितनी भी रिस्क उठाने की क्षमता है, जितनी ज़रूरत है, 5 साल के बाद एक रेगुलर इनकम के तहत अपने निवेश विकल्प को चुने और उसके मुताबिक ये निवेश की रणनीति अभी से ही जो है वो शुरू कर दें और उस पर अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका, कौस्तुभ आपका, समय निकाल के दर्शकों को सलाह देने के लिए, उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए उनकी मदद करने के लिए। और मुझे भी इजाज़त दें मनी मंत्रा में, लेकिन अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। आपके पास एक नंबर है जहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी कमेंट बॉक्स में अपने सवाल छोड़ सकते हैं। नमस्कार।